इन 1841 हमने HSS 1841 पढ़ा हुआ है, ठीक है। 1841 तो परसेंटेज ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम की परसेंटेज बताइए, 1, 4, 18 या 20? 20 की तो बात ही नहीं आई ना। चलो चलिए इसमें आपको क्लिक करना है, क्रोमियम कितना होता है? जल्दी से क्लिक कीजिए बेटा। एक थप्पड़ थप्पड़ पड़े ना यहां से, सारी बातें समझ आ जाए। आप में से पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम है। 1841 का कितनी बार कराया मैंने? टंगस्टन होता है, क्रोमियम होता है, तो वेनेडियम होता है, ये सारी चीजें बातें करवाई हुई है ना आपको। अगर नहीं कराई तो बात करो, हमारे पास ये सारी बातें आपको मैंने करवाई हुई हैं कि टंगस्टन 18% होता है, 4% क्रोमियम होता है, 1% वेनेडियम होता है, 0.66 से लेकर 0.7% कार्बन होता है। ये सारी बातें मैंने करवाई हुई हैं, फिर क्यों आप ऐसा करते हो? ठीक है, तो हमारे पास क्या है, टंगस्टन। ये मैंने सोचा था कि ये बताओ, मतलब टेंशन ही नहीं लेंगे आप तो इसकी। टंगस्टन होता है, क्रोमियम होता है, ठीक है, क्रोमियम होता है, और 1% हमारे पास क्या होता है, वेनेडियम होता है, और 0.6% इसमें हमारे पास कार्बन होता है। तो हम अगर इसको याद नहीं कर सकते तो हम क्या करें बेटा? चलिए आगे। तो पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज, तो ये तो केमिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा ही होगा, न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या होता है? 52 का, लीजिए बेटा। इक्वल टू 7, लेस देन 7, ग्रेटर देन 7, या नन ऑफ दिस? ये तो आसान है, चलिए सारे क्लिक कर दीजिए। ग्रेट, इक्वल टू 7, शाबाश, इक्वल टू 7 इज द राइट आंसर। 7 होता है। तो पीएच वैल्यू हम बहुत बार सुनते हैं, आजकल तो ऐड में भी बोल देते हैं हमारे इस चीज का पीएच वैल्यू इतना है, स्किन पे ये ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। चलो आगे चलिए। 53 का, डैश इज बेटर सुटेड फॉर लाइटर ड्यूटी बेरिंग। लाइटर ड्यूटी बेरिंग के लिए हम इसमें से कौन सा यूज करते हैं? फॉस्फोरस, ब्रॉन्ज, प्लास्टिक, व्हाइट मेटल या मोनल मेटल? लाइटर ड्यूटी मतलब हल्के काम के लिए, हल्के काम के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं इसमें से? 53 का, चलिए इसको बता दीजिए बेटा। फॉस्फोरस, ब्रॉन्ज, प्लास्टिक, व्हाइट मेटल या मोनल मेटल, किसको यूज करते हैं? 4, 3, 2, 1, 0, गो। शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छी बात है। आप में से जिसने सी आंसर दिया ना, आपने क्वेश्चन जरूर पढ़ा हुआ है ये, लेकिन आपने हैवी वाला पढ़ा हुआ है, ये लाइटर है। आपने हैवी वाला पढ़ा हुआ है, याद करो। हैवी के लिए व्हाइट मेटल होता है, हैवी काम के लिए व्हाइट मेटल, हल्के काम के लिए फॉस्फोरस, ब्रोंज होता है, हल्के काम के लिए फॉस्फोरस, ब्रोंज होता है। ए इज द राइट आंसर। बी भी दिया है, सी भी दिया है, डी भी आंसर दिया है आपने, ए नहीं दिया है आंसर। फॉस्फोरस, ब्रॉन्ज होता है बेटा। अगर आप हैवी की बात करोगे ना, तो व्हाइट मेटल जो है हमारे पास, वो हैवी काम के लिए हम यूज करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं, व्हाइट मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेरिंग दैट इज सब्जेक्टेड टू हैवी लोड। हैवी लोड के लिए व्हाइट मेटल होता है। व्हाइट मेटल इज अलॉय ऑफ लेड एंड लिथियम, लेड और लिथियम से बना होता है। दीज अलॉय यूजली कंसिस्ट ऑफ रेलेटिवली हार्ड क्रिस्टल, हार्ड क्रिस्टल होते हैं, और स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट फॉर मशीन बेरिंग, मशीन बेरिंग के लिए अच्छा होता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ प्राइमरी टिन, कॉपर एंड एंटीमनी विद ट्रेसेस ऑफ अदर मेटल्स। तो ये सब कुछ इसके अंदर होता है हमारे पास। तो इसमें फॉस्फोर ब्रॉन्ज की बात करें, इसमें हमारे पास ब्रॉन्ज, फॉस्फोर ब्रॉन्ज में 90% कॉपर होता है, 9.7% टिन और 0.3% फॉस्फोरस होता है। ठीक है, बॉक्स नट हो गए, रिप्लेसेबल नट हो गए, बेंच वाइज हो गए, ये इस फॉस्फोर ब्रॉन्ज के बनते हैं। तो हल्के काम के लिए, हल्के लोड के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। व्हाइट मेटल हैवी के लिए यूज करते हैं। मोनल मेटल की बात करें तो इंपॉर्टेंट अलॉय ऑफ निकल एंड कॉपर है, और इसमें 68% निकल, 29% कॉपर और 3% अदर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। इट रिजेंबल निकल इन अपीयरेंस एंड स्ट्रॉन्ग, डक्टाइल एंड टफ। तो ये डक्टाइल और टफ होता है, और किसके लिए होता है? ये होता है हमारे पास प्रोपेलर के लिए, पंप फिटिंग के लिए, कंडेंसर ट्यूब के लिए, स्टीम टरबाइन के ब्लेड के लिए, सी वाटर
एक्सपोज के लिए केमिकल के लिए, फूड हैंडलिंग प्लांट्स के लिए, इसके लिए मोनल मेटल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए मोनल मेटल काफी ज्यादा फेमस है, आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। अब आप में से जिन्होंने इनका नहीं लिखा कि सर अलग जगह पे मैंने इसको लिख लिया है, तो बहुत अच्छी बात है, अलग जगह पे नहीं लिखा तो बेटा बाद में पछताना पड़ेगा। इसमें से कितने क्वेश्चन आपके कोई भी पूछा जा सकता है, कोई भी पूछा जा सकता है। और आप में से कुछ बच्चे, चलो एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप में से कुछ बच्चे हैं सर इतना याद कैसे रखें, आप सीरियसली बात बताता हूँ, किसी को याद नहीं रहता। आप में से कुछ बच्चे होते होंगे, कहते होंगे सर मुझे तो याद नहीं रहता, सामने वाले को तो याद रहता होगा। बेटा किसी को कुछ नहीं याद रहता ज्यादा, मेन होता है प्रैक्टिस। इतनी बार करोगे इतनी, अब व्हाइट मेटल वाला है ना, जो एक बार और आ गया ना आपके सामने आंखों के आगे कि हैवी के लिए व्हाइट मेटल है और लो के लिए फोस्फोरस ब्रॉन्ज है, तो मेरा बच्चा दोबारा जिंदगी में अपने आप याद रहने लग जाएगा। तीसरी बार जब आपके सामने आएगा आपको ऐसा लगेगा ये कोई क्वेश्चन है, ये पूछने वाला क्वेश्चन है, हम बच्चों की तरह पूछ रहा है। वो बच्चों की तरह नहीं पूछ रहा, आपको इतनी प्रैक्टिस होगी कि आपको बच्चों की तरह लगने लग गया। ठीक है, चलिए तो प्रैक्टिस कीजिए बेटा। 50 होगा। डैश इज नॉट अ न्यूट्रल रिफ्रैक्टिव मटेरियल। ग्रेफाइट, कार्नेटाइल है, कार्नेटाइल, क्रोमाइट या डोलेमाइट, इसमें से कौन सा न्यूट्रल रिफ्रैक्टिव मटेरियल नहीं है? रिफ्रैक्टिव मटेरियल तो पता है ना आपको, रिफ्रैक्टिव मटेरियल तो पता है ना, मतलब आपको रिफ्रैक्टिव मटेरियल कौन सा होता है जहां पे हम हीट को बर्दाश्त करने के लिए हम बनाते हैं, हीट को बर्दाश्त करने के लिए बनाते हैं, तो उसको हम रिफ्रैक्टिव मटेरियल कहते हैं हमारे पास। ठीक है, चलिए तो न्यूट्रल नहीं है, नहीं पूछा, याद रखना। ठीक है, नॉट, तो हमारे पास मेरा बच्चा बी इज द राइट आंसर। ये नहीं है, बाकी सारे जो है ये नहीं है, बाकी ग्रेफाइट, क्रोमाइट, डोलोमाइट ये न्यूट्रल रिफ्रैक्टिव मटेरियल होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं, बाकी ये वाला कार्नेटाइट डाइल नहीं है, कार्नेटाइट नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। डैश स्ट्रक्चर हैज मैक्सिमम हार्डनेस, किस स्ट्रक्चर की मैक्सिमम हार्डनेस होती है? 55 का। चलिए 55 का ABCD जल्दी से क्लिक करेंगे आप, शाबाश। सॉरी, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है? मार्टनसाइट। मार्टनसाइट इज द राइट आंसर। मैक्सिमम हार्डनेस मार्टनसाइट की होती है। डैश हैज लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ये भी वही कर सकता है जिन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है बस। 56 का ABCD लीजिए बच्चे। मैग्नाइन, इनवार, कॉन्स्टेंटिन और है ड्यूरेलियम, ड्यूरेलियम। ठीक है, ड्यूरेलियम। एक तो ना इंग्लिश के कुछ वर्ड ऐसे होते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन अजीब सी होती है। चलो, जो आंसर देना होता है वो क्यों नहीं देते हो, बाकी सारे दे देते हो। जो आंसर देना होता है वो नहीं देते, बाकी सब आंसर दे देंगे। तो इनवार इज द राइट आंसर बेटा। इसकी कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन सबसे कम होता है, बहुत ही कम एक्सपैंड करता है। जब आप इसको लगाओगे कहीं पे तो वो हीट के कारण, टेम्परेचर के कारण बढ़ता नहीं है, एक्सपैंड नहीं होता। तो लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होती है इनवार की। अगर इनवार के बारे में पढ़ेंगे, अलॉय है ये किसका? आयरन और निकल का, विद निग्लिजिबल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट एक्सपेंशन बहुत ही निग्लिजिबल है। यूज्ड इन मेकिंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाना। दो क्वेश्चन हो गए हमारे कि इनवार किसके लिए? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के लिए भी यूज होता है, लोएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है। और थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू, अब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो कभी पूछता नहीं है ये 1.2 into 10⁻⁶, लेकिन फिर भी चलो एक बार पढ़ लीजिए। Hence, to maintain dimensional stability in presence of temperature variation, when zero stress and strain is required, it should be selected as a material of the component. तो जहां पे हमें चाहिए कि अगर टेम्परेचर बढ़ने से कोई स्ट्रेस या स्ट्रेन उसके अंदर ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, और इवन इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इसलिए कि ऐसे नहीं है ना, कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे पड़ा है, गर्मी में हमारे पास अलग वैल्यू दे रहा है, सर्दी में अलग दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इनवार का बनाते हैं। इनवार किसमें? आयरन और निकल से बनता है। ठीक
ठीक है, जो आंसर चाहिए वो नहीं देता है, ऐसे ऐसे है। चलो, डैश इज एसेंशियल ग्रेडियंट ऑफ एनी हार्डन स्टील। हार्डन स्टील में एसेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? कार्बन, परलाइट, ऑस्टेनाइट या मार्टनसाइट। ठीक है, हार्डन स्टील में 57 का लीजिए बेटा, 57 का बता दीजिए जल्दी से। चलिए बस, इसमें बच्चा हमारे पास एसेंशियल ग्रेडियंट जो होता है, मतलब मेन इसके अंदर पार्ट क्या होगा? अगर आपने कठोर बनाना है, हार्ड बनाना है किसी चीज को, तो मेन होता है बेटा कार्बन। मेन होता है कार्बन, कि हम किसी चीज को हार्ड करना चाहते हैं, कार्बन की परसेंटेज बढ़ाते जाइए वो उतनी ज्यादा हार्ड होती जाएगी चीज, कार्बन की परसेंटेज कम करते जाइए उतनी वो सॉफ्ट होती जाएगी चीज। तो हमने हार्ड बनाना है तो कार्बन हमने ऐड करनी है उसके अंदर। चलिए, डैश स्ट्रक्चर कैन बी स्टडीड बाय नेक्ड आई, एटॉमिक, ग्रेन, माइक्रो या मैक्रो। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है 58 का, 58 का ABCD। लीजिए बेटा, यू हैव द ऑप्शंस। एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, ग्रेन को देख सकते हैं, माइक्रो को देख सकते हैं या मैक्रो को देख सकते हैं। शाबाश, मैक्रो इज द राइट आंसर, मैक्रो इज द राइट। ग्रेन्स कभी दिखते नहीं बेटा, ग्रेन्स क्या होते हैं? जो हम जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, लोहा है जैसे हमारे पास, उसको पॉलिश करते हैं, माइक्रोस्कोप करते हैं उसको, उस तब ग्रेन्स दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखते। तो हमारे पास मैक्रो इज द, क्या लिख रहा हूँ बेटा? मैक्रो, मैक्रो इज द राइट आंसर। ये सी नहीं, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। मैक्रो, मैक्रो की बात कर रहा हूँ। मैक्रो क्या होता है? माइक्रो होता है बहुत छोटा, मैक्रो क्या होता है? उससे बड़ा, मतलब बड़ी चीजें जो होती है थोड़ी सी, उसको मैक्रो बोलते हैं। माइक्रो बोलते हैं बहुत ही छोटा होता है जो। तो हमारा राइट आंसर क्या है? मैक्रो इज द राइट आंसर। ओके बच्चे, चलिए आगे। डैश यूज फॉर बियरिंग लाइनर, बियरिंग लाइनर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल या बेबिट मेटल। इसमें आप देखोगे मटेरियल साइंस बहुत पूछ रखा है। तो अगेन, मटेरियल साइंस कहीं पूछता है कहीं नहीं पूछता, टॉम कहीं पूछता है कहीं नहीं पूछता, लेकिन हमें तो बेटा तैयारी तो हर चीज की करनी पड़ती है। तो इसलिए कुछ बच्चों का मैं हमेशा रहता है कि सर हमें टिप्स दीजिए, इसके टिप्स, कोई टिप नहीं है बेटा। सीरियसली, बनाने वाले का जो दिमाग है, पेपर बनाने वाले का, उसका कुछ नहीं पता कि वो क्या पूछ ले क्या नहीं पूछे। ऐसा थोड़ा कि पिछली बार फ्लूइड पूछा, इस बार भी फ्लूइड पूछेगा। 100% कुछ नहीं होता, 100% कभी नहीं ऐसा होता। चलिए, इसका राइट आंसर बेबिट मेटल इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो ये बियरिंग लाइनर जो होते हैं, सॉफ्ट होते हैं मटेरियल, उसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं, बेबिट मेटल का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट इज सॉफ्ट व्हाइट नॉन फेरस अलॉय which is used to provide bearing surface, bearing surface बनाने के लिए हम यूज करते हैं। bearing are used in engine, तो हम पता है हम bearing यूज करते हैं उसमें। ठीक है, चलो, बेबिट मेटल also has a property that helps it reduce friction which makes it a good material for use in the plane bearing, plane bearing में भी हम इसको यूज करते हैं। चलिए, dash is most important element which control the physical properties of steel। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है बेटा, इसमें आपको दो राय नहीं, कार्बन ही होता है। कार्बन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील को, मतलब हमारे पास हार्डनेस बढ़ानी है उसके, मेनली कार्बन, कार्बन बड़ी खतरनाक चीज है। चलिए आगे। प्रैक्टिकल फ्लूइड क्या होते हैं? विस्कस होते हैं, पॉजेस सरफेस टेंशन, आर कंप्रेसिबल या पॉजेस ऑल द अबव प्रॉपर्टीज। सब प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर। 61 का लिया, इसका बता दीजिए। और जो भी मैं आप फिर कहता हूं ऑफलाइन बाद में देखते हैं, रिकॉर्डिंग देखते हैं, उनके लिए भी बेटा आप रिकॉर्डिंग देखते हो, लेकिन आपको भी आंसर जो है वो अपने माइंड में देखते रहना कि मैंने गलत किया या सही किया इसको। चलिए, पॉजेज ऑल द अबव प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज होती है बेटा। प्रैक्टिकल फ्लूइड्स में कंप्रेसिबल भी होता है, सरफेस टेंशन भी होती है, विस्कोसिटी भी होती है, सब कुछ होता है। चलिए आगे। प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय व्हिच इट्स ओन मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड इज कॉल्ड। अपने ही मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, उसको क्या, वो प्रॉपर्टी कौन सी कहते हैं? अडहेजन, कोहेजन, विस्कोसिटी या कंप्रेसिबिलिटी। तो ये क्या होता है बेटा?
कोहेजन होता है। कोहेजन अपने ही मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करना, दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करना एडहेजन होता है। चलिए, फॉर वेरी ग्रेट प्रेशर विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट गैसेस एंड लिक्विड्स रिमेन सेम, इंक्रीज या डिक्रीज, शो इरेक्टिक बिहेवियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लीजिए 63 का, 63 का बता दीजिए बेटा। शाबाश शाबाश शाबाश, 3 2 1 गो। तो इंक्रीज करते बेटा, वेरी ग्रेट प्रेशर मतलब ज्यादा आप प्रेशर लगा रहे हो, वहां पे विस्कोसिटी जो है मोस्ट गैसेस और लिक्विड की इंक्रीज करती है। ओके चलिए आगे, इंक्रीज करेगी। ओके, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैज अ डायमेंशन ऑफ 1 बाय प्रेशर। 1 बाय प्रेशर की डायमेंशन होती है। इंक्रीज विद प्रेशर, वो प्रेशर के साथ इंक्रीज करता है। इज लार्ज व्हेन फ्लूइड इज मोर कंप्रेसिबल, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड विस्कोसिटी। तो ये बताइए बेटा, बल्क मॉडुलस जो है वो क्या करता है? इसमें से ए बी सी डी आपके पास ऑप्शंस है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है वो कैसे चेंज होती है, जल्दी से बताइए। 64 का, टाइम कम देना चाहिए ना आपको, इसके लिए टाइम कम होना चाहिए आपके लिए। चलिए, नहीं पता, बाकी भी क्लियर दबा दो यार, बटन दबाने में क्या जाता है। चलो शाबाश। सो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर। इंक्रीज विद प्रेशर, प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज करता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ती है। जैसे कि हमारे पास देखोगे तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में ये देखोगे आप के जो है हमारे पास चेंज ऑफ प्रेशर, ये देखो चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर में चेंज है, चेंज ऑफ प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा तो के की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ेगी। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, ये देखो। तो हमारे पास बल्क मॉडुलस जो है वो बढ़ता रहता है। बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड इज नॉट कांस्टेंट बट इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर के साथ इंक्रीज करता है। ठीक है, तो हमारे पास ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेटा, तो ये बढ़ता है। फॉर लिक्विड्स के डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर के साथ भी देख लो बेटा, टेम्परेचर के साथ हम जब देखते हैं तो हमारा पास लिक्विड जो है उसके अंदर हमारा डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये लिक्विड के लिए है। जब गैसेस के लिए देखते हैं के इंक्रीज करता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो बल्क मॉडुलस भी बढ़ता है। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो ट्रू नहीं है? फ्लूइड्स आर कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, फ्लूइड जो है वो फ्लो कर सकते हैं। फ्लूइड्स कन्फर्म टू द शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल, जैसा हमारे पास होता है उसी को हम शेप ले लेते हैं। व्हेन इन इक्विलिब्रियम फ्लूइड कैन नॉट सस्टेन टेंजेंशियल फोर्सेस, व्हेन इन इक्विलिब्रियम फ्लूइड्स कैन नॉट सस्टेन शियर फोर्सेस। बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। चलिए 65 का, 15 सेकंड है आपके पास, क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर। चलिए, आप में तीन रिप्लाई कर रहे हो। तो हमारे पास से देखिए बेटा, इसमें अगर आप ध्यान से देखो, फ्लूइड आर कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, फ्लो कर सकते हैं, सच है, फ्लो कर सकते हैं फ्लूइड। फ्लूइड कन्फर्म टू द शेप, जिस भी कंटेनर में डालो उसी तरह का फ्लूइड बन जाता है। पानी रे पानी तेरी शेप कैसी, जिसमें डालो लगे उस जैसी, है ना। तो कहता है पानी रे पानी तेरी शेप कैसी, जिस बर्तन में डालो लगे उस जैसी, तो उसी जैसी बन जाती है। When in equilibrium, fluid cannot sustain tangential forces. तो इसके बारे में हम कभी बात करते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस के फोर्सेस के बारे में हम नहीं देखते हैं, ठीक है। और प्लस हम कैन नॉट, एक ये भी है कैन नॉट, ये देखो कैन नॉट है, वो सस्टेन नहीं कर सकता। और इसमें बोल रखा है व्हेन इन इक्विलिब्रियम फ्लूइड कैन सस्टेन, सस्टेन मतलब शीयर स्ट्रेस को ले सकता है, वो शीयर फोर्स को ले सकता, नहीं ले सकता बेटा, वो सस्टेन नहीं कर सकता। तो कैन नहीं, कैन नॉट आना चाहिए था इसे, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है, ट्रू नहीं है।
चलो द कंडीशन ऑफ अ स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी, फ्लोटिंग बॉडी में जो है हमारे पास मेटा सेंटर जो है अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए, सेंटर ऑफ बाउंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट लाई ऑन सेम वर्टिकल लाइन, अ राइटिंग कपल शुड बी फॉर्म्ड, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। 66 का राइट आंसर आप बताएंगे। 66 ABCD 15 सेकंड है आपके पास, इसको बता दीजिए बेटा। स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। चलिए नहीं पता, शाबाश। तो मेरे बच्चा अगर आप देखोगे ना स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो हमारे पास एक चीज आती है, हम यहाँ पे बना लेते हैं। मान लीजिए कोई शेप है हमारे पास यहाँ पे, और इसके अंदर हम देखते हैं तो हमारे पास मेटा सेंटर अगर यहाँ पे है, मेटा सेंटर हमारे पास यहाँ पे है, और हमारे पास मान लीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, ग्रेविटी नीचे भी आ सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, और बायंसी फोर्स हमारे पास यहाँ पे है, बायंसी फोर्स हमारे पास। तो हम देखते हैं कि मेटा सेंटर शुड लाई अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाँ ये ऊपर होना चाहिए, ये बात सत्य है। सेंटर ऑफ बायंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट लाई ऑन द सेम वर्टिकल लाइन, तो ये सेम वर्टिकल लाइन पे तो है, ये देखो एक ही वर्टिकल लाइन पे आएंगे ये तीनों, ये देखो ये सारे एक, ये मतलब ये हम दो की बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ बायंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही लाइन पे, ये देखो एक ही लाइन पे है, तो सत्य है ये। राइटिंग कपल शुड बी फॉर्म्ड, राइटिंग कपल मतलब वापस करने वाला कपल, क्योंकि हमारे पास वो क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में राइट दोबारा से राइटिंग कपल हमारे पास होना चाहिए। सो डी इज द राइट आंसर बेटा, डी इज द राइट आंसर। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सारी ही बातें सच है, ये सारी ही बातें सत्य हैं, तो डी इज। हम देखो इसको देख के भाग के जल्दी जल्दी आंसर लगा दिया। आपने से जिसने ए आंसर दिया है उसने सिर्फ ये पढ़ा और हाँ बस ये सही है सही है सही है, चल लगा दे बस। हमने ऑल जब भी आए ना बेटा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, तो एक बार बड़े ध्यान से देख लिया करो, ये बहुत ही चांसेस रहते हैं इसके ऑल करेक्ट होने के, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं इसके, ठीक है। जहां भी ये लिखा हो ना एक बार बड़े ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ लो, उसमें ये नहीं है कि ए पढ़ा, ये जानबूझ के ए ऊपर दिया है, ये नीचे दे सकता था लेकिन नहीं दिया, जानबूझ के आपने पहला पढ़ा, हाँ ठीक है चलो आगे चलो, तो ये दिक्कत आती है हमारे साथ। चलो, a piece of metal of specific gravity 13.6 is placed in a mercury of specific gravity 13.6, क्या लिख रहा है piece of, अच्छा ठीक है, what fraction of its volume is under mercury, मरकरी के अंदर कितना डूब जाएगा, ये तो आसान आ गया। चलो 67 का बताइए बेटा। चलिए ए 67 का, हाँ 67 का ए पार्ट क्या है हमारे पास, क्या है, मेटल पीस विल सिंपली फ्लोट ओवर द मर्करी, सिंपल वो फ्लोट करेगा ऊपर उसके, मेटल पीस विल इमर्ज इन द मर्करी, वो डूब जाएगा उसके अंदर, होल ऑफ द मेटल पीस विल इमर्ज विद इट्स टॉप सरफेस जस्ट एट मर्करी लेवल, उसके मर्करी लेवल पे होगा, मेटल पीस विल सिंक टू द बॉटम, मेटल पीस जो सिंक कर जाएगा। तो मेरे बच्चा इस केस में आपको समझना चाहिए कि हो क्या रहा है, हमने तो सिंपल सी बात करनी होती है क्या कि रो जी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू रो जी इंटू वॉल्यूम, तो हमारे पास रो ऑफ हम बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, रो ऑफ फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, तो जी से जी तो कैंसिल हो जाता है, और ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है वेट ऑफ बॉडी और ये होता है बायंसी फोर्स। यहां पे देखोगे हमारे पास ये है स्पेसिफिक, इसको रो ऑफ वाटर से डिवाइड कर लो दोनों तरफ, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बन जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अब यहाँ पे देखो 13.6 है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बॉडी है, यहाँ पे 13.6 है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है, तो 13.6 कट रहा है, ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं, मतलब जितनी बॉडी है, बॉडी का वॉल्यूम ऑफ सारा डिस्प्लेस हो रहा है, पानी के अंदर डूब रहा है, ऐसे है, पानी के अंदर पूरा डूबेगा, पूरा जब डूबेगा तो उसका अपर सरफेस यहाँ पे होगा, ऐसे होगा बेटा, पानी के जस्ट मतलब जो भी मरकरी है तो उसके जस्ट ऊपर ऐसे होगा, तो इसका सी इज द राइट आंसर बेटा। होल ऑफ द मेटल पीस विल इमर्ज विद इट्स टॉप सरफेस एट जस्ट एट द मरकरी लेवल, मरकरी लेवल पे होगा वो, तो इस तरह से होगा, सी इज द राइट आंसर। सी नहीं दिया आंसर, चलो। इफ द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कन्वेक्स
देन अगर कहता है कि अगर लिक्विड जो है वो कॉन्वेक्स सरफेस बना रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? पढ़ लीजिए आप इसके ऑप्शंस और इसको दिमाग में करिए। कोहेजन प्रेशर इज निग्लिजिबल, कोहेजन प्रेशर इज डिक्रीज, कोहेजन प्रेशर इज इंक्रीज, या नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर 68 का बता दीजिए। कोहेजन की बात है बेटा, कोहेजन की बातें हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉन्वेक्स बना रहा है, कॉन्केव नहीं है, कॉन्वेक्स बना रहा है। तो इसके केस में हम कोहेजन जो है वो ज्यादा होती है, एडहेजन से कोहेजन जो होती है वो ज्यादा होती है, वो कॉन्वेक्स शेप बना देती है। चलिए ठीक है, आगे चलिए। लिक्विड्स ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो बेटा ये तो सबको पता है, पास्कल लॉ होता है। पास्कल लॉ होता है तो अकॉर्डिंग टू किस लॉ से होता है? ये पास्कल लॉ से होता है। मर्करी इज ऑफन यूज्ड इन बैरोमीटर। बैरोमीटर में हमेशा मर्करी यूज करते हैं, क्यों? इट इज बेस्ट लिक्विड, the height of barometer will be less, its vapor pressure is so low that it may be neglected। तो हम क्या कह सकते हैं इसका? ओनली ए सही है, ओनली बी सही है, ओनली बोथ ए एंड बी सही है, या नाइदर ए नाइदर बी? ना तो ए सही ना तो बी सही। तो ए बी सी डी ये बताना बेटा आपको, ए बी सी डी ये वाला ए बी सी डी। ठीक है, लीजिए बेटा, आपके पास है 70 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बता दीजिए। डी तो हाँ, डी तो है हाँ, डी मुझे लगा डी ऑप्शन, डी तो है। चलिए ये बता दीजिए। हो गया? चलें, चलो 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 नेक्स्ट करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? तो हमारे पास इसमें आता है कि ये एक लिक्विड अच्छा बैरोमीटर में होता है, हाइट भी इसके अंदर बैरोमीटर की कम होती है, इट्स वेपर प्रेशर इज सो लो दैट इट मे बी निग्लेक्टेड। तो हमारे पास इसके अंदर जो बात करते हैं कि हमारे पास ना तो जो निग्लेक्ट किया जा सकता है। तो मेरे बच्चे देखो, बैरोमीटर के अंदर हम देखते हैं लो वेपर प्रेशर होना ही चाहिए, हमारे पास लो वेपर प्रेशर होना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ जहां देखते हैं हम, तो बैरोमीटर में हम देखते हैं तो इसके अंदर हम जो वैल्यूज देखते हैं कि हमारे पास ये बेस्ट लिक्विड है। ये बेस्ट लिक्विड का मतलब क्या है? अब बेस्ट लिक्विड की बात करते हैं तो हमारे पास ये बेस्ट लिक्विड क्या है? हम लाइक हर जगह पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास हाइट भी कम होती है, ये भी हमारे पास बात सही है कि हाइट भी कम होती है। तो हाइट कम होती है तो हम इसको कैसे किस तरह से दर्शा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो हम इसमें मान सकते हैं। तो वो हमारे पास ये दोनों बातें हम मान सकते हैं, ये दोनों बातें मान सकते हैं। तो ये क्या है? मतलब हमारे पास बोथ ए एंड बी, हमारे पास ए और बी दोनों ही सही है। तो हमारे पास इसके अंदर थोड़ा सा यार क्वेश्चन में गड़बड़ है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा करवाऊंगा क्योंकि हमारे पास सी ऑप्शन का यहाँ पे गड़बड़ किया है थोड़ा सा। ठीक है, सो अभी एक बार के लिए इसको अभी रोक दीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वेपर प्रेशर को भी लेंगे, लेकिन इसने क्या किया हुआ है, इसमें दिया ही नहीं सी की बात ही नहीं की हुई है। ये थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है इस क्वेश्चन में। तो ए बी सी डी ऑप्शन जो दे रखे हैं ना बेटा, वो थोड़े से गलत धारणा जो है वो गलत तरीके से दे रखी है। तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को एक बार, तो फायदा नहीं है ऐसे गलत करवाने का। तो रीजन है इसका करवाना। चलो आगे चलिए। द लॉसेस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन आर एक्सप्रेस्ड बाय। तो सडन कॉन्ट्रैक्शन मतलब अचानक से जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसमें लॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी सी डी आप देख सकते हैं फॉर्मूला, V1 माइनस V2 ये स्क्वायर का वो फॉर्मूला देख सकते हैं 71 का। उन्होंने भाई साहब ने सी ऑप्शन ही दिया ही नहीं है। चलो छोड़ो इसको, थोड़ा सा गड़बड़ है उस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे 71 का। हो गया बेटा, टाइम खत्म।
इसमें से V1 कौन सी फॉर्मूला दे रखा है, V1 वाला स्क्वायर वाला बाय माइनस 2G वाला दे रखा है, V1 स्क्वायर V1 माइनस V2 अपॉन 2G, ये दे रखा है ना, V1 माइनस V2 स्क्वायर। आपने कौन सा दिया है बेटा? ठीक है, डी इज द राइट आंसर बेटा, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो हमारे पास V1 जो V1 माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G है, जो सडन कॉन्ट्रैक्शन वाला राइट आंसर हमारे पास आएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट, सिपोलिटी नॉच is designed as trapezoidal with its sides sloping at one horizontal end, वन वर्टिकल, टू वर्टिकल या थ्री वर्टिकल या फोर वर्टिकल। तो ये तो थोड़ा सा हमने करा हुआ है, इसके बारे में करा हुआ है, याद करिए थोड़ा। ट्रेपेजोइडल बनाते हैं 72 का, लीजिए बेटा 15 सेकंड है आपके पास, इसको कर दीजिए 72 का। 72 का बताया सिपोलिटी का, सिपोलिटी का 4 वर्टिकल में होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बेटा 4 इज द राइट आंसर। हम जब देखते हैं हमारे पास इसमें हाइट आती है तो टेढ़ा करते हैं ना, हम इसको इस तरह से टेढ़ा करते हैं, तो ये हमारे पास 1 होगा, तो ये हमारे पास 4 होगा, तो 4:1, इसका राइट आंसर 4 होगा हमारे पास सिपोलिटी में। द फ्लो इन वेंचुरी फ्लेम टेक्स प्लेस एट, तो वेंचुरी फ्लेम में, वेंचुरी फ्लेम कैसे, चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैक्यूम या हाई प्रेशर, वेंचुरी फ्लेम। चलो 73 का बताइए बेटा, जल्दी से बताइए बेटा। वेंचुरी फ्लेम, वेंचुरी फ्लेम को हम बता सकते हैं वेंचुरी फ्यूम, फ्लेम नहीं होना चाहिए बट फ्लूम कह सकते हैं इसको, वेंचुरी फ्लूम बोल देते हैं और ना कि फ्लेम बोल देते हैं, तो थोड़ा सा इसको फ्लूम बोल दो, फ्लूम, तो वेंचुरी फ्लूम बोल देते हैं, ना कि वेंचुरी फ्लेम बोल देते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने पढ़ा नहीं हुआ बेटा वेंचुरी फ्लूम बारे में, लेकिन हमने नहीं पढ़ा, तो ओपन चैनल में ये क्या होता है बेटा, वेंचुरी फ्लूम जो होते हैं वो ओपन चैनल में हमारे पास होते हैं, यहाँ पे नहीं होता, तो ना हमने पढ़ा हुआ इसके बारे में ना कुछ, लेकिन हम ये बता सकते हैं वेंचुरी फ्लूम जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमें फ्लो करता है। तो ये मेरा बच्चा हम ओपन चैनल में पढ़ते हैं, ओपन चैनल सिविल वालों को करवाया जाता है, ताकि मैकेनिकल वालों को बहुत ही कम करवाया जाता है इसका। चलिए, हाइड्रोलिक रैम एक्ट्स लाइक, हाइड्रोलिक रैम सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरह, रोटरी पंप की तरह, रेसिप्रोकेटिंग पंप की तरह या इंपल्स पंप की तरह रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, किस तरह से एक्ट करता है वो? 74 का लीजिए बेटा, किस तरह से करता है 74 का? हो गया 2-1। तो ये मेरा बेटा, हम हाइड्रोलिक रैम जो है ना वो इंपल्स पंप की तरह रिएक्ट करता है बेटा, इंपल्स पंप की तरह, इंपल्स पर ना झटका लगा के हाइड्रोलिक रैम जो है वो हमारे पास यूज करता है, इंपल्स पंप की तरह हमारे पास होता है। चलिए, द राइज ऑफ लिक्विड अलोंग द वॉल्स ऑफ रिवॉल्विंग सिलेंडर, अगर रिवॉल्व कर रहा है सिलेंडर, तो एज ए कंपेयर टू डिप्रेशन, कंप्रेशन, डिप्रेशन जो नीचे जाता है एट द सेंटर विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल लेवल इज, तो हमारे पास देखिए, अगर कहता है कि इस तरह से कुछ रोटेटिंग सिलेंडर है, इसके अंदर कोई लिक्विड है और इनिशियल लेवल ये है, जब ये घूमेगा तो इस तरह से बना देगा ये, तो हमारे पास क्या होगा, डिप्रेशन जो होगा वो कम होगा, सेम होगा, मोर होगा, लेस होगा, मोर और लेस डिपेंड ऑन द, इस पे डिपेंड करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 75 का लीजिए बेटा, 75 का बता दीजिए।
जल्दी से बता दीजिए सारे यार। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का यार, बहुत है सेम, वही बराबर बहुत है। चलिए, राइज ऑफ लिक्विड, लिक्विड जो है वो राइज कर रहा है अलोंग द वॉल, मतलब वॉल के साथ रिवॉल्विंग सिलेंडर है, एज कंपेयर टू डिप्रेशन, कंपेयर मतलब राइज कितना कर रहा है, डिप्रेशन एट द सेंटर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल लेवल। तो वो बेटा आपको मैंने बताया कि सेंटर से उतना ही ऊपर उतना ही नीचे जाता है, तो हमारे पास क्या होगा, सेम इज द राइट आंसर, सेम इज द राइट आंसर। सेम होगा हमारे पास, इनिशियल लेवल से उतना ही ऊपर उतना ही नीचे जाता है, हमने ये पढ़ा हुआ बेटा, याद करना, हमने ये चीज पढ़ी हुई है, सेम इज द राइट आंसर। चलिए, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट कल मिलते हैं दोबारा, ठीक है, अभी नॉन टेक्निकल क्लास लगा लेना। ओके।